नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें सबका साथ सबका विकास फॉर्मूले को मूर्त रूप दिया गया है। कैबिनेट विस्तार में हर तबके को प्रतिनिधित्व दिया है, साथ ही सामाजिक संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा है। बीजेपी का यह दावा है कि विस्तार से लोगों में समरसता का संदेश और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अवसर दिया है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ी पहल की है। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि इस कैबिनेट विस्तार के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधे गए हैं। अब सच क्या है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद योगी सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार विधानसभा चुनाव के 4 महीने पहले हो ही गया। सत्ता में दोबारा वापसी के प्रयासों में जुटी भाजपा सरकार और संगठन ने नए मंत्रिमंडल में शामिल 7 मंत्री और 4 एमएलसी के मनोनयन के जरिए न केवल जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है, बल्कि युवाओं और महिलाओं के साथ ही अपनी पार्टी के चेहरों को भी तरजीह दी है। मंत्रिमंडल में कमोबेश हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शामिल करने में जुटी हुई है। वहीं वर्ष 2019 में सुभाषपा के खाए धोखे या यूं कहें सहयोगी दलों की तुलना में अपनी ही पार्टी के चेहरों को मंत्रिमंडल में लेकर संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी के लिए अपना संगठन और विधायक ही सर्वोपरि है। वहीं ये भी साफ संदेश दिया है कि मिशन 2022 में पार्टी कुछ उसी समीकरण गैर यादव, गैर जाटव ओबीसी और दलितों के जरिए ही नैया पार करने की एक बार फिर से कोशिश करेगी, जैसा उसने वर्ष 2017 और 2019 में किया था। मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों में 3 ओबीसी हैं, वहीं 2 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के हैं। वहीं जितिन प्रसाद मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरे के रूप में शामिल हुए। गौरतलब है कि पार्टी ने अपने गैर यादव जाटव समीकरण पर काम करते हुए ओबीसी के साथ ही दलित जातियों को भी संदेश देने की कोशिश की है। गाजीपुर से डॉक्टर संगीता बिंद ने शामिल करना दरअसल अलग हुए सहयोगी दल सुभाषपा के समीकरण को पूर्वांचल में बिगाड़ने की कोशिश है। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में बिंद जाति के नेताओं को अपना दल में खास तरजीह दे रहे हैं। वहीं भाजपा के समीकरण की गति को मध्यम करने के मकसद से अवध क्षेत्र के बलरामपुर में पलटू राम और मेरठ के हस्तिनापुर से दिनेश खटीक को राज्य मंत्री बनाया गया है। पार्टी इसके जरिए एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहती है। पश्चिम में ये चंद्रशेखर की आजाद पार्टी की रफ्तार थामने की कोशिश में है। वहीं अवध में देवी पाटन से लेकर अयोध्या अम्बेडकर नगर में बसपा से जुड़े दलितों को संदेश देने की कोशिश है। वहीं बरेली से केंद्रीय मंत्री रहे संतोष गंगवार के हटने के मद्देनजर बहेड़ी के छत्रपाल सिंह गंगवार को शामिल किया गया है, जिसके जरिए रुहेलखंड में संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी के लिए ओबीसी वर्ग के कुर्मी समाज का भी महत्व बरकरार है। पार्टी ने जिन 7 मंत्रियों को शामिल किया है, उसमें एक छत्रपाल सिंह गंगवार को छोड़ दें तो बाकी 6 मंत्रियों की औसत उम्र 49 वर्ष है। यही नहीं, पार्टी ने ऐसे चेहरों को महत्व दिया है जो पहली बार विधानसभा पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर संगीता बलवंत, संजय गौड़, पलटू राम और दिनेश खटीक पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। इन चारों की ही उम्र 43 से लेकर 49 के बीच यानी औसत 45 वर्ष है। उन्हें पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा का पुरस्कार मिला है। निषाद समाज को लेकर गरमाई राजनीति के बीच मंत्रिमंडल में शामिल डॉक्टर संगीता बलवंत ऐसा चेहरा है जो न केवल मंत्रिमंडल में महिला है और युवा है, बल्कि निषाद समाज के शिक्षित वर्ग से हैं। वो न केवल छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ी रही, बल्कि वकालत के पेशे से भी हैं। उन्हें शामिल कर पार्टी ने निषाद समाज में शिक्षित लोगों को आगे आने का संदेश देकर प्रेरित करने का प्रयास किया है। पार्टी ने नए मंत्रियों को शामिल करने के दौरान मंत्रिमंडल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। नए मंत्रियों में बलरामपुर से लेकर मेरठ, आगरा और बरेली और पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व देकर क्षेत्रीय संतुलन बिठाने की भी कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जाति सधे सब सधे, ये उत्तर प्रदेश का प्लान है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल जिस तरह से कैबिनेट को विस्तार का रूप दिया है और जिसमें समीकरण साधे गए हैं, जो राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश का कह रहा है कि ये जो विस्तार किया गया है ये जातिगत समीकरण के आधार पर किया गया है। समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है, बहुजन समाज पार्टी ने भी निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी का एक अपना नजरिया है। बीजेपी का नजरिया प्रदेश को लेकर है, जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं उससे पहले युवाओं को और अलग अलग जातियों से लोगों को, महिलाओं को, सभी को समान अवसर, जिस तरह से बीजेपी ने अपना नारा रखा है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी का यही कहना है कि हमने उसी आधार पर ये कैबिनेट का विस्तार किया है, लेकिन विपक्षी दल साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि जातिगत समीकरण साधने के लिए इस तरह का ये कैबिनेट में विस्तार किया गया है।
आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं केसी जैन, नेता बीजेपी, राजीव उपाध्याय, नेता बहुजन समाज पार्टी, अशोक सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से, और जितेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी से हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चलिए, सबसे पहले मैं सवाल राजीव जी आप ही से लेता हूं कि जिस तरह से जो साधा गया है समीकरण, खास करके कैबिनेट का जो विस्तार किया गया है, युवाओं को भी मौका मिला, महिलाओं को भी, दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कहीं से कहीं तक। किस तरह से देखते हैं, कितना ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? दिनेश जी, ये मंत्रिमंडल एक तरह से उत्तर प्रदेश के जनता के साथ और जनता के साथ साथ उस समाज के साथ धोखा है। अब आप खुद अंदाज लगा लीजिए कि 2 महीने बाद, हमको तो लग रहा है कि 17 अक्टूबर से ही एक आचार संहिता का जो दौर होता है, जो 6 महीना पहले लग जाती है, वो लग जाएगा। और इन मंत्रियों को सितंबर के महीने में 10 दिन पहले, 20 दिन पहले जो शपथ दिलाई गई, ये मंत्री अपने समाज की, अपने प्रदेश की या अपने लिए स्वयं क्या भला कर पाएंगे जनता का, उत्तर प्रदेश की, ये आप अच्छी तरह जानते हैं और इस प्रदेश की जनता भी जानती है कि ये योगी जी की बौखलाहट है। उत्तर प्रदेश से जो विदाई होने जा रही है, जो जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, उसको किसी तरह से रोकने का एक प्रयास है, बाकी कुछ भी नहीं है। इस मंत्रिमंडल का गठन होना और ना होना, इससे कोई आम जनमानस पे इस मंत्रिमंडल का असर नहीं पड़ने वाला, पहली चीज। दूसरा चीज, आप स्वयं सोचिए कि जो मंत्रिमंडल गठन हुआ, प्रजापति समाज से हुआ, निषाद समाज से हुआ, जिन समाज से किया गया, ये लोग अपने समाज के अंदर जाकर के क्या कर सकते हैं? समाज का कौन सा भला कर लेंगे ये 1 महीने 2 महीने के अंदर, जहाँ की 1-2 महीने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आचार संहिता लग गई। इस तरह की समय में इस तरह का कार्य करना, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि कैसे हम वोटों को संजोलें। ये वोटों का मंत्रिमंडल है, ये जनता का मंत्रिमंडल नहीं है, प्रदेश का मंत्रिमंडल नहीं है। ये किस तरह से वोट संयोजा जाए, उसका मंत्रिमंडल गठन किया गया, और इससे बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ तो होना ही नहीं है, जनता को 1% लाभ इससे होना नहीं है। दिनेश जी, ये मान के चलिए। अच्छा, चलिए, जितेंद्र सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले किया गया है? किस तरह से इससे समीकरण साधे जाएंगे, या फिर जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास का एक मॉडल है ये? सर, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार जातियों के आधार पर किया गया, ये अस्थायी जॉब है, क्योंकि 2 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये अपने समाज के लिए क्या करेंगे? ये समाज के को धोखा देंगे कि उनको मालूम है कि 2022 में माननीय अखिलेश पूरे बहुमत के साथ सरकार को बनाने जा रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल में कितने लोग जिस जातियों की बात ये कर रहे हैं, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया, उनके परिवार के परिजन की लाशें पानी में बहा दी गई। उस समय योगी जी कहां थे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, विगत 3 महीनों से शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये इसी जात के लोग हैं। मैं इसे पूछना चाहता हूं, ये परेशान है, ये घबरा गए हैं, उनको मालूम है कि 2022 में एक बड़ा जनादेश माननीय अखिलेश जी के साथ आने वाला है। हम लोग समाजवादी हैं, सभी का सम्मान
सभी का दुख दूर करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अशोक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। अशोक जी, आप किस तरह से कांग्रेस देख रही है अब जिस तरह से समीकरण साधे गए हैं? आपके एक पूर्व मंत्री भी अब बीजेपी में पहुंचकर माननीय मंत्री बन गए हैं। ब्राह्मण चेहरा हैं वो, उन्हें साधा गया है और ब्राह्मण समाज को भी साधने की कोशिश उनके जरिए की गई है। बड़ा दुख है, आज बंद है और किसान अपनी बंद में कांग्रेस पार्टी और सारे जो विरोधी दल के लोग समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर आप मंत्रिमंडल पर पूछे तो दरअसल जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने की मंत्रिमंडल का विस्तार है। हम बताया तो सरकार चली चला के होता है, कोई भी मंत्री जाति का नहीं होता है। संविधान की कहता है वो सत्ता मंत्री होता है। दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सवाल इस बात का होता है कि इतना बड़ा जन्म उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को दिया 2017 में। 4.5 साल में आपने क्या किया? आज उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है, आज भारत में है कि नहीं है? आज आप कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई राज दिखना चाहिए, आज उसकी तब होती है। डीजल पर आप चर्चा नहीं करेंगे, पेट्रोल पर आप चर्चा नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल पर बनाएंगे, अलग बात है। मैं सवाल इस बात को कर लूं कि आज डीजल की बात क्यों नहीं हो रही है? शर्म की बात है कि आज भारत बंद है और किसानों की आंखों में आंसू है। किसानों की जो स्वागत हो गई है, अब मुझे लगता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की, योगी जी की। मंत्रिमंडल में दिन बने नहीं बने, कौन बना, तो संविधान की सब बैठा है वो। चलिए अशोक जी, दरअसल मैं पूरी बात अशोक जी मैं वही कह रहा हूं कि दरअसल आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आपसे एक बार फिर से मैं टीम से कहूंगा कि आपसे एक बार फिर से कांटेक्ट करें और सही से, जिससे कि दर्शकों को भी सही से समझ में आ पाए और जो मेहमान बैठे हैं वो भी सही तरीके से समझ पाए। चलिए, मैं टीम से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी अशोक सिंह जी को फिर से पुनः जोड़ें। केसी जैन साहब, आपने विस्तार किया है और बीजेपी ने एक अपना समीकरण बना करके एक लक्ष्य बनाया था कि किसको किस तरह से कहाँ मैदान में उतारना है, लेकिन विपक्ष का सवाल यही है कि जिस तरह से 2 महीने के लिए आपने मंत्री जी बना दिया, 2 महीने के लिए मंत्री जी क्या करेंगे? अपना विकास करेंगे, अपने क्षेत्र का करेंगे, अपने जिले का करेंगे, अपने गांव का करेंगे या पूरे प्रदेश का करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सम्मान है वो चाहे राजनीतिक सम्मान हो या अन्य तरीके का सम्मान हो, तो जब सम्मान की बात आती है तो यहाँ पे 2 महीने, 6 महीने, 6 साल मायने नहीं रखता है। एक दिन, 1 घंटे का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो जो देखे, इसको विपक्ष किसी भी दृष्टि से देखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया, जो अपने लोगों से वादा किया, उस वादा को निभाया। अन्य पार्टियां जहां धोखेबाजी करती है, कहती कुछ है, करती कुछ है, वही भारतीय जनता पार्टी जो करती है जो कहती है वो करती है, वो चाहे जनता के लिए हो, राजनीतिक दलों के लिए हो या व्यक्तिगत रूप से हो। तो ऐसे में तो ये सराहना होनी चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास का मॉडल हम जो लेकर के चल रहे हैं। और जिससे भी हमारे कांग्रेस साथी बोल रहे थे कि 2 महीने के लिए आपने तमाम लोगों को बना दिया, क्या बना दिया, 4.5 साल में आपने क्या किया, और ये जातिगत रूप से आपने केवल लोगों को स्थापित किया है, मंत्री बनाया है, शपथ दिलाई है। तो आप तो पंजाब में मुख्यमंत्री बना करके चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने तो दलित समाज का मुख्यमंत्री बना दिया। आपने तो ऐसा वहां पे कब्जे में तीर मार दिया, कौन सा बहुत बड़ा आपने चमत्कार कर दिया जो आप ये कह रहे हैं कि हमने दलित समाज का वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया। और उत्तर प्रदेश में हमारे पास तो डिप्टी सीएम पहले ओबीसी वर्ग के हैं, तो फिर ओबीसी वर्ग के लोगों को शामिल करने की क्या जरूरत थी? वास्तव में जाति और धर्म के आधार पर नहीं है, वास्तव में जिन लोगों का सम्मान होना चाहिए, जिस वर्ग का सम्मान होना चाहिए, पार्टी ने इन लोगों को मंत्री बना करके इनके पूरे समाज का सम्मान किया है, पूरे वर्ग का सम्मान किया। और इनको जो लोग पार्टी में बाहर से भी आए तो उनसे जो वादा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस वादे को पूरा किया है। विपिन प्रसाद जी अगर कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं तो ये वादा किया गया था उनसे और उनके वादों को पूरा किया गया। दूसरी बात वही रहे, पहले से रहे कि तमाम सारी सरकारों में पहले से रहे, जिनके पास तमाम सारे अनुभव रहे। और फिर दूसरी बात ये, जिनके पास अनुभव नहीं है उनको इस कार्यकाल में अनुभव मिलेगा,
क्योंकि अगली सरकार रिपीट करने वाले तो लोगों को फिर से मौका मिलेगा। तो देखिए, हर एक जाति, हर एक वर्ग का हमने सम्मान किया है, और नेतृत्व जो होता है, नेतृत्व सिंबॉलिक होता है, और ऐसी स्थिति में जिन लोगों को हमने सम्मान दिया है, ये नगर चलिए जैन साहब, राजीव जी कुछ कह रहे हैं, राजीव जी कुछ कह रहे हैं, राजीव जी रखा था। राजीव जी। जैन साहब, अरे ब्राह्मण चेहरा जो कांग्रेस से लाए उनको तो मंत्री बना दिए, आप सम्मान दे दिए, और कई समाज के लोगों को सम्मान दे दिए। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे बुजुर्ग नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई बार के एमएलए, उस ब्राह्मण नेता का भी सम्मान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ब्राह्मण समाज लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ भी देखना चाहता है, पहला चीज। दूसरा चीज दिनेश जी, अगर केवल सम्मान देकर के उत्तर प्रदेश का विकास हो जाए, केवल हम जातिगण को समायोजन करके और 2-2 दिन का मंत्री बना दे, तो ऐसे तो हमको 403 एमएलए को मंत्री बना करके और समाज का या उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं ना। भला तो तब कर सकते हैं जब उनको कोई अधिकार मिले, स्वतंत्र कार्य करें, 2-4-6 महीने कार्य करने का मौका मिले, तब तो वो अपना भी भला करें, प्रदेश का भी भला करें, जनता का भी भला करें, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों का भी भला कर सके। लेकिन जैन साहब, जब 2-4 दिन का मौका ही है, अब तो वही हाल है कि अब क्या करें जैन साहब, जब चिड़िया चुन गई खेत, अब तो सब कुछ चला गया है। अब चाहे आप कितना भी खेत की रखवाली करिए, वोट मिलने वाला नहीं है। ये स्थिति आपकी आ गई है। उत्तर प्रदेश से आपकी विदाई होने जा रही है, और उसी छटपटाहट में जो है जल्दी जल्दी कई तरह के मंत्री आप ढूंढ के बना रहे हैं कि बलिया से बना लो, गाजीपुर से बना लो, आजमगढ़ से बना लो। ये चल रहा है इस समय दौर दिनेश जी, और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बौखलाहट और कितनी घबराहट है इस सत्ता के अंदर कि हमारी सत्ता न छिन जाए। बाबा जी हर वो चीज करने के लिए तैयार है जिससे किसी तरह एन केन प्राकृण हमारी सत्ता जो है आने वाले समय में बची रहे। बस इसके अलावा कुछ नहीं। हर जातियों का समायोजन कर देंगे, कितनी 200-400 जातियां हैं। अभी तो कमी है दिनेश जी, मालूम है? ये जो अभी तो जात जो सुन रहे हैं कि जो जातियां वंचित है उनको भी कोई ना कोई चेयरमैन वगैरह बनाते 10 दिन का भी समय है, जिसके कारण इनका वोट कहीं खिसके न। दूसरा चीज दिनेश जी, निषाद समाज बड़ा व्यथित है। हमको दिनेश जी 2-4 लोग निषाद समाज के मिल गए। हमने पूछा अब तो सत्ता का भागीदारी मिल गए, अब तो मलाई खाओगे? बोले यार हमारा नेता पता नहीं कैसे चला गया। और वो नेता उस दिन धर्मेंद्र प्रधान के सामने बैठ करके उसको बोलने तक का मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया कि संजय निषाद जी आइए और आप अपनी बात रख लीजिए। संजय निषाद जी को बगल में बैठा करके और शांत कहा गया कि चुपचाप मुंह बंद करके केवल सुनते रहिए कि आप हमारे समर्थन में आ गए हैं। ऐसे समाज जो है क्या सोचेगा? समाज व्यथित है, निषाद समाज भी संजय निषाद जी को लेकर के कि पता नहीं किस टाइप के नेता बन गए हैं कि कहाँ ले जाएंगे वो समाज कर को। ये सारी चीजें आ रही है जो इनके लिए बड़ा घातक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि संजय निषाद को बगल में बैठाते हैं, लेकिन संजय निषाद के मुंह पे टेप लगा करके लाते हैं चौड़ा वाला कि आप बोलेंगे नहीं। तो वो जो आदमी जो समाज का व्यक्ति अपने हमको एमएलसी बना दो, वो समाज संजय निषाद जाएगा ही नहीं। चलिए राजीव सुन लीजिए, दलों को वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। चलिए सुन लीजिए। विधानसभा में पिछली बार आप गिना रहे थे, हमने 70 मुसलमानों को टिकट दिए, इस बार कितने मुसलमानों को टिकट दे जा रहे हैं आप? जैन समाज हम मुसलमान को भी देंगे, हम जैन बंधु को भी देंगे, हम सिख बंधु को भी देंगे, हम सब समाज को टिकट देते हैं। और आप उसमें से कुछ समाजों को टिकट देते हैं, कुछ मक्खी की तरह निकाल देते हैं। जैन साहब बात बराबर है। आप मंत्री पद बांट रहे हैं, जाति के हिसाब से वो टिकट बांटेंगे। नहीं देखिए, बात ये नहीं है। बात यह है कि पिछली बार बीएसपी सरकार गिरा रही थी, बीएसपी पार्टी, कि हमने 70 मुसलमानों को टिकट दिए और ये कंपटीशन था, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने गठबंधन किया फिर से अखिलेश जी के साथ में, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अखिलेश जी का और बहन जी का कंपटीशन था कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट कौन बांट रहा है। तो वही मंशा इनकी अब भी जारी रह रही है। अगर हम सबको सम्मान दे रहे हैं, इनको पीड़ा इस बात की है
कि आपने पहले मंत्रिमंडल में ना जैन साहब पीड़ा नहीं है, ये खुशी की बात है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप मुसलमानों को सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन ये खुशी तब और अधिक होती है जब जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन पहले की हुआ था उसी दिन इन मंत्रियों को बनाया जाता, तब ये समाज के लिए भला कर पाते। भाई हमारे खुश होने से कुछ नहीं होने वाला है, ये खुश होना तब है जब समाज का कुछ भला कर सके आप। चलिए जीतू जी आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या केवल अब मुसलमानों के वोट के भरोसे ही समाजवादी पार्टी रह गई है? जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो कमजोर लोग हैं। हम समाजवादी लोग हैं, समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है तभी समाजवाद बनता है। लेकिन लेकिन आपकी पार्टी पर आरोप ये लगाया गया कि आपने अपने समाज पर ध्यान रखा, किसी और पर नहीं रखा, इसीलिए आप बाहर हो गए। आरोप लगाने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना वो कमजोर होते हैं, आलोचना वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। और जिस तरह से भाजपा ने 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया, इन्होंने व्यक्ति का सम्मान किया, उनके समाज का सम्मान नहीं किया। यह अस्थायी सम्मान है जो 2 महीने के लिए है। 2 महीने बाद आपको भी मालूम है फिर से रिपीट कर रहे हैं, 4 संहिता लगने वाली है, 5 साल के लिए भी सम्मान दिया जाएगा, परेशान मत होने वाले हैं, अगले 7 सालों के लिए भी सम्मान दिया जाएगा। जैन साहब की पार्टी बचेगी तब तो सम्मान देगी इन बेचारों को। इनको तो बेचारा बना के रख दिया आपने। ये तो समाज के अंदर बेचारा बना दिया इन मंत्रियों को। बेचारे जतिन प्रसाद बड़े बेआबरू होकर के दौड़ के आए, चाहे पता से करे आप गठबंधन, लेकिन दोनों पार्टियां ऐसी की पार्टी को बी पार्टी क्यों कहती है? क्योंकि सबका वोट बैंक केवल और केवल मुस्लिम भाई को वोट बैंक दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं बहन जी को भी मुस्लिम वोट बैंक ही दिखाई देता है। तभी वो पूरा घोषणा करती है, अरे हमने तो 70 लोगों को टिकट बांट दिए, 70 मुसलमानों को। नहीं बहन जी तो सर्व समाज की नेता है, सर्व समाज की नेता है, सबको टिकट देती है, किसी एक को चिन्हित नहीं करती है। और आपकी पार्टी किसी एक को चिन्हित करती है, सबको टिकट नहीं देती है, यही दिक्कत है। चलिए और इसीलिए जैन साहब राजीव जी जैन साहब, जीतू जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, जीतू जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। जीतू जी, जीतू जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से प्रयास करने का मैं टीम से कहूंगा कि एक बार प्रयास करें कि उन तक कैसे संपर्क साधा जाए। किस तरह से अब किस तरह से स्थिति राजीव जी लग रही है, जो चुनाव जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जा रहे हैं, और ये कवायद पहले से ही लगाई जा रही थी, जिस तरह से जो केंद्र में मंत्रिमंडल का गठन किया गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी ये कवायद तभी से शुरू हो गई थी कि अब जाति के आधार पर ही यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकेगा। जो पुराने नेता रहे, जो लंबे समय से बीजेपी के लिए वहाँ काम करते रहे, जो उन्हें अब पीछे छोड़ दिया, इधर उधर से जो लेकर आए थे उन लोगों को आगे रख दिया। बिल्कुल दिनेश जी, समाज इस पे अभी भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के इतनी घबराहट और इतनी व्याकुलता में है, और जिस तरह से केंद्र में अभी मंत्रिमंडल में गठन हुआ, अन्य प्रदेशों से हटा करके उत्तर प्रदेश के 6-7 लोगों को जिस तरह से समाजवादी, जिसको कहा नहीं जा सकता है, जाति गिन करके, ये कुर्मी समाज से, ये पासी समाज से, ये धोबी समाज से, इनको ले आकर के मंत्रिमंडल में गठन किया। इससे एक चीज तो मान के चलिए कि जो वाकई उस पद के या उस चीज के हकदार होते हैं, किसी भी पार्टी में होते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे हमारी पार्टी में, वो अपने पद से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उस जाति और धर्म का जो समीकरण साधने के अंदर वो लोग छूट जाते हैं। इसमें कोई राय नहीं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वंचित रह गए इन पदों को लेने के लिए। चलिए जैन साहब, क्या जाति और धर्म के आगे योग्यता का कोई महत्व नहीं है? जैन साहब से एक चीज और पूछेंगे कि जैन साहब, अगर बैकवर्ड आप इतना चिल्ला रहे हैं, तो क्या बैकवर्ड की जाति गणना कराने में क्यों घबरा रहे हैं? करा दीजिए जाति गणना।
उसमें भी हर वर्ग को सम्मान दिया गया और सब बहुत पुराने पुराने नेता है। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को लेकर के वो यहाँ तक पहुंची। आप देख लीजिए कार्यकर्ता तो नींव के पत्थर हो गए जैसा। स्वयं कई बार कह चुके हैं। अभी जो उनका यूएसए में जो उनका स्पीच थी उसमें भी आप सुन लीजिए, जो चाय बेचने वाला और मैं 2 बार मैं प्रधानमंत्री बना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, मंत्री बन सकता है। लेकिन आप अन्य पार्टियों में देखिए कि समाजवादी पार्टी में अगर कोई बनेगा तो पहले पिताजी बनेंगे, फिर बेटा बनेगा, भविष्य में उनका पोता बनेगा। इसी तरीके से कांग्रेस में आप देखिए कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद तो छोड़िए, यहाँ पे तो अध्यक्ष किसी और के खाने में नहीं जा सकता है। चलिए जैन साहब, राजीव जी, दरअसल समय लगभग पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने कैबिनेट में बदलाव किया है और ये जो बदलाव किया है उसे राजनीतिक जो समीकरण निकल रहे हैं उससे ये बात कही जा रही है कि ये जातिगत समीकरण साधने के लिए कैबिनेट बनाई गई है और इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल पाएगा, कितना नुकसान विपक्षी दलों को होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।